जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे, दिन को शानदार तरीके से जी रहे होंगे और अपने लक्ष्य पर लगे होंगे। मित्रों, बच्चों, आज जो विषय लेकर आया हूँ ये थोड़ा सा ऐसा विषय है जिसकी एक चिंगारी निकली थी, लेकिन आज वो शोला बन गई है और देश के हर हिस्से में, यहाँ तक कि प्रदेश में भी इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। समझ ही गए होंगे, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है मैंने कुछ तथ्य आपके ऐसे नोट करने के लिए। वैसे इस बात की शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूँगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, है कहीं आग तो आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस बात का शुरुआत करूंगा कि प्यारे बच्चों, भाइयों, मित्रों, ये जो हंगामा बरपा है वो मामला क्या है, कौन कौन से इसमें चीजें जुड़ चुकी हैं, इसमें हमारे संवैधानिक निकाय का क्या कहना है और अंत में इसका क्या प्रभाव, परिणाम और इसके दूसरे पहलू कौन से हैं। दोनों लिहाज से ये बातें समझना जरूरी है। एक तो एक कॉमन इंडियन या कॉमन सिविलियन के नाते, और दूसरा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो दे रहे हैं उनके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये मामला क्या है, ये हिजाब वर्सेस भगवा विवाद, भगवा गमछा विवाद या हिजाब विवाद है क्या? ठीक है, कर्नाटक के उडुपी के एक छोटे से प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये मामला शुरू होता है और ये बढ़ते बढ़ते इतना तूल ले लेता है कि पहले राज्य सरकार और फिर बाद में केंद्र सरकार और यहाँ तक कि दोनों जगहों की संवैधानिक निकायों तक दरवाजा खटखटाया जाता है। बच्चों, सबसे पहले इस विवाद को कर्नाटका हाई कोर्ट में खटखटाया गया। उसके बाद जब वहां से भी संतुष्टि नहीं हुई तो इसे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में से ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा, मामला क्या है, इसके रेफरेंस क्या है। देखिए, हवाबाजी नहीं होगी, हवाबाजी वैसे भी हमारे इस चैनल पे नहीं होता है। हाँ, मनोरंजन थोड़ा सा जोड़ा जाता है ताकि आप लोगों का रुचि बना रहे, लेकिन कई बार गंभीर मुद्दे भी आते हैं तो उसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। तो आज के इस सेशन में हम ये समझने वाले हैं, यहां पे लिखा है कि क्या है हिजाब विवाद। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि ये हिजाब विवाद एक्चुअली में है क्या। हिजाब क्या है, हिजाब विवाद क्या है? तो एक सामान्य सी जानकारी यह है कि हिजाब जो है, इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं, यानी अपने जो मुस्लिम भाई बहन हैं, वो लोग उसमें उस धर्म में एक चीज है कि भाई जो लड़कियां, स्त्रियां हैं, वो अपने पूरे बदन को और पूरे सिर को ढकेंगी एक विशेष रंग के काले कपड़े से। जो हिजाब है वो बेसिकली सर को और चेहरे को ढकने का एक काला कपड़ा है। तो ये विवाद क्या हुआ? विवाद ये हुआ कि कर्नाटक के उडुपी कॉलेज, ये कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में यह विवाद शुरू होता है और इसमें मामला क्या था कि कर्नाटक एजुकेशनल सोसाइटी, यहां पे मैंने लिखा है कि कर्नाटक सरकार की जो शिक्षा अधिनियम है, धारा 19 अधिनियम 1983 की धारा 133 में कहा गया कि पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू होगा शैक्षणिक संस्थानों में, और इस यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को मानेंगे सारे सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थान, यानी पब्लिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और जो कौन से हैं, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन अचानक फरवरी महीने में एक दिन ऐसा आता है कि पांच या छह छात्राएं हैं, वो हिजाब के साथ आ जाती हैं शिक्षा लेने, जबकि बाकी स्कूल के यूनिफॉर्म में थी।
इसको देखने के बाद वहां के कुछ छात्रों ने, जो दूसरे संप्रदाय से थे, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और उनके खिलाफ जो है नारेबाजी शुरू की। नारेबाजी का रूप बढ़ता गया, व्यापक होता गया और देखते ही देखते पूरे कर्नाटक उडुपी कॉलेज में इसके खिलाफ दो खेमेबाजी शुरू हो गई। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि एक छात्रा है जो बुर्के और हिजाब में एक स्लोगन करते हुए छात्रों से कुछ घिरी हुई है, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और वो छात्रा आगे जा करके अपना कुछ स्लोगन अल्लाह अकबर जो भी है वो कहती है। इससे ये अब छोटा बात था बेसिकली कि भाई इसे स्कूल प्रबंधन द्वारा सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन ये रिलीजियस सेंटीमेंट है और कुछ लोग हमेशा एक कलछुला एक कढ़ाई घी लेकर के बैठे रहते हैं ताकि कैसा भी कुछ फ्लेम हो उस पर डाल दिया जाए और उसे बड़ा रूप दे दिया जाए। और हुआ भी यही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। रिलीजियस सेंटीमेंट से जोड़ा गया और रिलीजियस सेंटीमेंट को फिर आगे ज़्यादातर व्यापक आधार मिल गया और ये पूरा देखते ही देखते कर्नाटक के कई शहरों और बाद में पूरे कर्नाटक राज्य में हिजाब वर्सेस जो है भगवा कपड़ा ये चलना शुरू हो गया। ये हैशटैग करके ट्रेंड करने लगा। तो धीरे धीरे ये मामला बढ़ने लगा। कर्नाटक हाई कोर्ट में ये मामला जाता है और वहां पे लोगों ने इसके खिलाफ पिटीशन डाला और दोनों पक्षों ने। तो उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट की एक बेंच ने फैसला सुनाया और कहा कि जो कपड़े पहनने, कपड़े की चॉइस का जो राइट है वो आपका राइट है, लेकिन फिर भी अभी स्कूल का जो मैनेजमेंट है यानी स्कूल एजुकेशन एक्ट जो है, स्टेट एजुकेशन एक्ट जो है, उसके तहत आप जो नियम है उसको अभी यथावत रखा जाएगा टिल नेक्स्ट ऑर्डर आने तक। तो फिर वो उसे कंटिन्यू रखा गया, यानी हिजाब पे प्रतिबंध लग गया फिर से। इसके बाद इस मामले पर संतुष्टि नहीं मिली तो जो मुस्लिम पक्षकार लोग हैं उन्होंने फिर देश की सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपना दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी आई और देश की सर्वोच्च अदालत की एक बेंच ने यह आदेश दिया, यह कहा अपने वक्तव्य में कि जो देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा काम ही है भारत के हर एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन इसमें अभी उचित समय नहीं आया है। आप इंतजार करिए, मुझे चिंता है इस बात की कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। अब उसने वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखी है कि थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद इस पर सही समय आने पर इस पर एक फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये तमाम हंगामा है। संयोग की बात ये थी, ये संयोग है या प्रयोग है आप समझिएगा, कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहे हैं। इस मतदान के समय जो लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों का, उनके लिए यह एक मनचाही बिन मांगी क्या मिल गई, मुराद मिल गई। उन्होंने इसको ऐसे लिया कि इसको ध्रुवीकरण करने के लिए प्रयोग किया, जिसमें एक AIIM, क्या उनका नाम है, असदुद्दीन ओवैसी, हाँ नाम भी थोड़ा सा माफ कीजिएगा, उच्चारण करने में दिक्कत हो सकती है, ओवैसी के नाम से हम इनको जानते हैं। ये भाईजान हैदराबाद के राजनीतिक अपना एक दल बनाए हैं और उसके सर्वा हैं और इन्होंने कुछ जनाधार भी है भाई इनका, ठीक ठाक काम कर रहे हैं काफ़ी मजबूती से। तो इन्होंने इसको मुख्य चुनाव का एजेंडा बनाया और इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश किया और ये बताया कि भाई हमारा जो है ये धार्मिक अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता। और उन्होंने, इनकी ज़बान अभी भी नहीं रुकी, फिर जा करके उन्होंने एक नया कुछ सोचा कि कुछ बढ़िया बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो है एक दिन जो है हिजाब वाली जो है प्रधानमंत्री बनेगी। जो भी इनके जेहन में था, जो भी इनकी मति या बुद्धि जो भी सपोर्ट कर रही थी, इन्होंने कहा। तो या तो ये इतिहास को पढ़े नहीं हैं या तो पढ़ लिख करके एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। भाई आप लोगों में जिन छात्रों ने इतिहास को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, मैं बहुत मोटे ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं, उसने ये तो पढ़ा होगा ना कि हमारे इतिहास में जो है एक दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत जो शुरुआत होती है कब से, 1290 से शुरू होती है और जाती है कब तक, वो पूरा का पूरा एक एरा है जब जाकर के 1526 में जो है बाबर का आक्रमण होता है, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी हारता है, तब तक लगभग 300 साल तक दिल्ली सल्तनत रही। उसी दरमियान जो गोरी था,
जो आक्रमणकारी था, उसने उसकी अपनी कोई संतान तो थी नहीं, ऐसा सच जो काबिल थी, जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठे तो उसके गुलाम थे। उन गुलामों में ऐबक था, उसका जो ऐबक, उसके बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद जो अगली जो शासिका बनती है, जो प्रधानमंत्री दिल्ली की पहली, भारत की पहली महिला, मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी, वो रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना अपने सौतेले भाई के उदंडता, उसकी माँ के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए आती है दिल्ली के चौक पे, और लोगों से एक तरह से उसने इलेक्शन करवाया, लोगों ने उसे सराखों पर बैठाया और रजिया को बनाया। 1236 में रजिया को क्या सुल्ताना बनाते हैं। रजिया 4 साल तक ही रह पाई। 4 साल के दौरान उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, वो कैथल के आसपास 15 कितने में, 1240 में। तो दिल्ली की पहली महिला, मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री तो बन चुकी है। और किस की बात करते हैं ये महानुभाव ओवैसी जी। एक बात और बता दूं, कलाम साहब, जिनको किसी हिंदू हिंदू राष्ट्रपति से भी ज्यादा ख्याति मिली देश में, वो इसके काबिल थे। देश का सर्वोच्च पद भी कलाम साहब धारण कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ये बन चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं मुस्लिम। तो हवाबाजी करते हैं ये लोग, और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाने की पूरी कोशिश होती है। खैर, आते हैं टॉपिक पे। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला ये रहा कि बैन टिल द नेक्स्ट ऑर्डर। तो उसने कहा कि अभी जब तक है तब तक हिजाब मत पहन के आइए, आप ऐसे ही आइए। इन लड़कियों ने क्लास के बाहर जाकर के कक्षाएं ली 1-2 दिन तक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति को अपने पसंदीदा धर्म, अपने पसंदीदा लिबास, अपने पसंदीदा मान्यता और अपने पसंदीदा पूजा करने और उसको फॉलो करने और करवाने का पूरा अधिकार है। इसमें राज्य या देश या केंद्र किसी तरह का बैन नहीं लगाता है। तो ये तो उस छात्रा के पक्ष में जाती है बात कि भाई चलो ठीक है, उसी के नहीं, सभी धर्म के लोगों के पक्ष में जाती है जो अपनी चॉइस के कपड़े पहनना चाहते हैं। लेकिन यहां पे दूसरा अनुच्छेद 14 कहता है समता या समानता का अधिकार, यानी भारत में सभी लोगों को समानता दी गई, इक्वलिटी। तो एक तरफ अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता, जिसके तहत मुस्लिम चाहे तो हिजाब या बुर्का या जो भी उनके अपने संस्कार है वो कर सकते हैं। हिंदू चाहे तो तिलक लगा के, कलेवा बांध करके और उसके बाद भगवा और पीतांबर पहन के आ सकता है। सिख चाहे तो कृपाण लेकर के पगड़ी पहन के आ सकता है। ईसाई चाहे तो क्रॉस लटका के और वो फुल ड्रेस पहन के आ सकता है। जैन चाहे तो वो नग्न आ सकता है क्लास में। बात को गौर करिएगा, जैन चाहे तो वो क्लास में नग्न आ सकता है और इस पर कोई भी आरोप नहीं, क्योंकि उनका इसेंशियल पार्ट है उनके धर्म का। तो चलिए आते हैं, अगला ही पॉइंट है कि क्या हिजाब इस्लाम का इसेंशियल पार्ट है। ये मेन एलिमेंट है जिसको कोर्ट ने कोट किया था। इसेंशियल पार्ट है क्या, तो बताइए इसेंशियल पार्ट है क्या। तो उसमें जो है जो कुरान है, कुरान उसकी आयत मंगाई गई, कुरान को मंगाया गया और हदीस को मंगाया गया और उसको देखा गया, तो पता चला कि जो हिजाब है वो इस्लाम धर्म में महिलाओं के लिए इसेंशियल पार्ट है, जिसमें उनका पूरा बदन ढका होना चाहिए, चेहरे ढके होने चाहिए। उसके लिए जो भी लॉजिक रहा हो, इसमें कोई तर्क की बात नहीं है। तो ये इसेंशियल एलिमेंट तो है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मार्क अब तो सॉल्व हो गया कि हिजाब इस्लाम का इसलिए इसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन उसे कंटिन्यू करना या ना करना। अब यहां से कंट्राडिक्शन होगा कि भाई जो राज्य सरकार का जो ऑर्डर है, स्टेट एजुकेशनल सोसाइटी अपने ऑर्डर को फॉलो करवाएगी, वो सभी धर्मों, सभी जाति संप्रदाय के लिए एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लगाती है और उसी का वैल्यू होता है। तो यहां पे इस बात समझ में आती है कि अपनी रुचि, अपनी पसंद की पोशाक क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में भी इसको लागू कर सकते हैं क्या, यही विवाद का मुद्दा है। भाई घर में हिंदू औरतें साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती हैं, फुल हाथ की जो है चूड़ियां पहनती है, पैर में पायल पहनती है, और बाकी सब जानते हैं, हमारी बहनें जानती हैं, आप भी जानते होंगे। और इसी तरह से जो हमारी ईसाई जो माताएं बहनें हैं वो भी अपने हिसाब से धारण करती हैं। और जैन वालों को तो मैंने बता ही दिया है, नागा साधुओं की एक अलग परंपरा है। लेकिन क्या ये लोग इसी वेशभूषा में विद्यालय में पढ़ने आ सकते हैं? जरा आप सोचिए, अगर ऐसा होगा तो क्या वहां का मंजर होगा। वो स्कूल कम और एक फैशन शो, एक परेड शो और एक वैसा बन जाएगा।
तो इसमें कंट्राडिक्शन है कि आपको आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप कुछ भी पहनिए, लेकिन क्या स्कूलों में इस तरह की परंपराएं शुरू हो गई तो क्या होगा? अगली बात है कि केंद्र सरकार की शिक्षा अधिनियम 1983, एक्चुअली कर्नाटक सरकार का शिक्षा अधिनियम, इसकी धारा क्या कहती है? यह कहती है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो अपने सभी सरकारी और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म कोड लागू करेंगे और सबको फॉलो करना होगा। ये पहले से प्री मेंशन्ड है, आप देख लीजिएगा, उठा करके पढ़ लीजिएगा। ये 1983 की धारा 133 क्या है, ठीक है। इसके अनुसार जो कर्नाटक सरकार का पक्ष है वो सही है कि भाई बुर्का, हिजाब या जो है लंगोट या जो है गमछा या जो है भगवा पहन के आप मत आइए, आप स्कूल का एक ड्रेस कोड बनाया, ठीक है। अब इसके पीछे जो लोग, कुछ लोग ये दलील देते हैं कि केरल हाई कोर्ट 2015-16 का क्या कहानी है। पुट्टू स्वामी केस में केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उसने कहा कि भाई ये जो कपड़ा पहनना है ये किसी का निजी च्वाइस है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है अनुच्छेद 21 में, वो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप पहन के शैक्षणिक संस्थानों में भी जा सकते हैं, ये भी कहा गया 2015-16 के जो स्टेट वर्सेस जो केस हुआ था उसमें ये भी कहा गया है कि लड़कियां जो है हिजाब और बुर्का पहन के जा सकती हैं शैक्षणिक संस्थानों में, लेकिन इनको समय से पहले जा करके एक महिला जो वहां पे चेक करती है उसे चेक करवाना पड़ेगा पूरा। उसके बाद अगर उनकी ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आगे पढ़ने जा सकती हैं। ये भी इसमें सब पॉइंट मेंशन किया गया है। हिजाब के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है? तो हिजाब के पक्ष वाले कहते हैं कि भाई हमारी ये नैसर्गिक संस्कृति है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। विपक्ष वाले कहते हैं कि अगर उनकी नैसर्गिक संस्कृति है तो इससे क्या होगा कि एक एक नई परंपरा शुरू होगी स्कूलों में, भारत जैसे डाइवर्सिफाइड कल्चरल कंट्री में, और सभी लोग अपने पसंद पसंद के क्या पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे। कोई धोती पहन के आएगा, कोई तिलक लगा के, कलेवा पहन के, तो किसी को नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी, तो किसी को वही हुम और हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत आ जाएगा, तो ये नौटंकी हो जाएगा। अब देखिए, मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं जा रहा हूं, मैं केवल फैक्ट पे बात कर रहा हूं। और इसके बाद एक लास्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि हिजाब किन किन देशों में पाबंद है, तो उसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में कहीं बन जाए। फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, नॉर्वे है, ब्रिटेन है, रशिया है, बेल्जियम है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, अफ्रीका है, बुल्गारिया है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, जर्मनी, रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इन जगहों में क्या है, हिजाब पाबंद है। तो एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में किसी की धार्मिक पहचान को नहीं मिटाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी समरसता लाने की जरूरत है। और किसी आपका आपका फंडामेंटल राइट्स जहां पे आपको जीवन जीने की बेतहासा स्वतंत्रता देता है, लेकिन कई जगह आपको वहां पे वो रेस्ट्रिक्ट करता है जहां पर दूसरे का हित प्रभावित होता है। तो ऐसे में अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट सही समय पे इसका फैसला लेगी, लेकिन इन मक्कार राजनीतिज्ञों से, नेताओं से बच के रहिएगा। ये अपने निजी माइलेज के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। आप एक साथ में थे, एक साथ में रहने की कोशिश करें, इसी में दोनों की या सबकी भलाई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। चीज़ें आएंगी जाएंगी, आपको आपकी पहचान बनी रहेगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन देश का संविधान, देश की मर्यादा, देश की गरिमा और राष्ट्र प्रथम है। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।